सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, मुल्क में महंगाई का तूफान है और अशिया खुर्दनोश के एक बहरानी कैफियत भी मुल्क में पैदा हो चुकी है। अगर हम बात करें आटे की, तो आटे का बहरान भी अब सर उठाने लगा है, क्योंकि जो वजारत खुराक हैं उन्होंने गंदम रोकी तो फ्लोर मिल्स ने ये धमकी दे दी है कि अब वो सप्लाई रोक देंगे और इसका जो दायरा है उसको वसी किया जाएगा पूरे पंजाब में। जुड़वा शहरों में आटे के बहरान का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि मुतालबात की मंजूरी तक वो कहते हैं जब तक कि मुतालबात हमारे मंजूर नहीं होते हम सप्लाई को नहीं जारी रख सकते हैं। मुतालबात क्या हैं? मुतालबात ये हैं कि जनूबी पंजाब, यानी कि जो जनूबी पंजाब से वहाँ से जो गंदम उठाने दी जाए, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो ख़ास तौर पर जो मकामी एरिया है वहाँ से गंदम फराम की जाए, क्योंकि हमें जो गंदम की सप्लाई है वो उससे ज़्यादा मुतासर हो रही है। जो गंदम उठाने से आटे की जो लागत है, आटे की थैले की जो लागत है वो 85 रुपये तक बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो कीमत है वो ज़ाहिर उनको उससे ज़्यादा पड़ रही है। और वो ये कह रहे हैं कि इस हवाले से अगर तायुन नहीं किया गया कीमतों का और सूरत हाल कंट्रोल नहीं की गई तो फिर हम आटे की सप्लाई को रोक देंगे। ये किस तरीके से सूरत हाल काबू में आएगी, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रियाजुल्लाह खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन है फ्लोर मिल एसोसिएशन के, उनको हम वेलकम कहेंगे। और कराची स्टूडियो से नज़ीर लगाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और रियाजुल्लाह खान साहब, सब बताइएगा क्या मामला हुआ है? ये जो ज़ाहिर आप लोग कह रहे हैं कि हम सप्लाई रोक देंगे, मकामी एरिया से गंदम उठाने दी जाए, ये मामला कब शुरू हुआ और हुकूमत से आप लोगों ने क्या गुजारिश की? मुतालबात कहाँ तक पहुँचे आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारे जी ये गवर्नमेंट के साथ ये इशू चल रहा था। फूड डिपार्टमेंट, हमने ये उनका इसरार था कि वो हमें जो ग्रोइंग एरिया है वहाँ से गंदम उठाएं। अच्छा। हम लोग पहले ये शामिल है कि हम लोकल गोदाम से जो है वो प्राइवेट वो जो गंदम है हम उठाएंगे। और उस पर उन्होंने हमसे ये बात की कि जी अब हम लोग उठाने से इनकार कर दिया। अच्छा। तो आज हमारी डीसी साहब रावलपिंडी और डायरेक्टर फूड से दोनों से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने हमारी तकरीबन बातें आज तक मुखर कर दी हम लोगों ने। वो उसमें ये सेटल हुआ है हमारा कि 7 दिन तक, सैटरडे तक हम कोटा उठाएंगे। अच्छा। अच्छा। और उसमें जनाब अली हम बाद लाहौर में उनसे हमारी मुलाकात होगी, जो हमारी कैबिनेट में बात कही हुई है उसके हवाले से बात होगी और उस तक हम लोगों ने जो है अवाम की मफाद के लिए जो है ये हड़ताल मौखर कर दी है। मौखर कर दी है। चलें, ये बड़ी अच्छी खबर है कि आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल आवाम के लिए, अवामुन्नास के लिए मौखर की गई है, मुतालबात जो हैं वो रखे जाएंगे और उसके बाद उनकी मंजूरी तक देखा जाएगा। ये तो अच्छी बात है कि खुद रियाजुल्लाह साहब ने कह दिया कि फिलहाल हमने मौखर कर दिया है। एक बहरानी कैफियत ज़रूर पैदा होने जा रही थी मुल्क में, गैस का बहरान, आटे का बहरान, चीनी का बहरान। हम किस बहरानी कैफियत में हमें हुकूमत लेके जा रही है? एक जान तो हुकूमत खुद ऑफिशियल ये बयान देती है कि सर्दियों में गैस 3 टाइम मिलेगी, जैसे कि 3 टाइम हम खुराक खाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें गैस मिला करेगी, यानी कि सुबह नाश्ते पर, दोपहर के खाने पर और रात के खाने पर। उसके अलावा अगर आपका कोई काम है, आपको खाना बनाना है तो आपको गैस नहीं मिलेगी। फिर चीनी, जिसकी कीमत के तायुन के हवाले से अभी तक सूरत हाल जो है वो आधी है, क्योंकि कहीं हम देख रहे हैं कि इस बहरान पर काबू पा लिया गया है, चीनी की कीमत का एक तायुन कर दिया गया है, क्योंकि जो खपत थी वो कम हुई, ज़रूरत ज़्यादा थी, वही सूरत हाल थी जो कि और चीज़ों में हमने देखी। इम्पोर्ट जो थी वो लेट शुरू हुई, जिसकी वजह से सारा मामला हुआ। तो चीनी की सूरत हाल क्या है, ज़रा इस पर भी हम हैं, क्योंकि मुल्क में जो चीनी की कीमतें थीं वो आसमान को छूने लग गई हैं। 3 साल कबल की ज़रा बात करूँ 2018 को, तो चीनी 55 रुपये फ़ी किलो थी और अब यही चीनी 150 से 160 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। 3 साल में चीनी की फ़ी किलो कीमत में तकरीबन 100 रुपये का नाज़रीन इजाफा हुआ है। इजाफे ने मीठी चीनी को आवाम के लिए जहर बना दिया है। मुल्क में मजमूई तौर पर सालाना 60 लाख टन चीनी इस्तेमाल होती है। सालाना चीनी को 91 शुगर मिल्स में तैयार किया जाता है। चीनी की फी कस खपत में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
99 में पाकिस्तान की सालाना फीकस चीनी की खपत 23 किलोग्राम थी। 2020 में बढ़कर ये 26.52 किलोग्राम हो गई है। चीनी की पैदावार का इन्हिसार गन्ने की पैदावार पर होता है। आदाद शुमार के मुताबिक गन्ने की पैदावार पाकिस्तान के 3 सूबों पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में होती है। माली साल 2021 में 11,74,000 एकड़ पर गन्ने की काश्त की गई, जिससे 7,56,00,000 टन गन्ने की पैदावार हुई। शुगर मिल एसोसिएशन के मुताबिक चीनी की कीमत में इजाफे की वजूहात डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी है। सेल्स टैक्स को अब 8 से बढ़ाकर 17% कर देना और एक्सेल लोड पर अमल दरामद भी इस तमाम तर सूरत हाल में शामिल है। आर्मी मंडी में चीनी के महंगे दामों को भी पाकिस्तान में महंगी चीनी का जिम्मेदार ठहराया जाता है। आर्मी मंडी में चीनी की कीमत जो है वो 334.53 डॉलर फी टन थी, जबकि 2020 में हमने देखा कि 362.34 डॉलर फी टन ये कीमत रही है। इंपोर्ट लेट करना, गन्ने की काश्त के बाद जो क्रशिंग थी वो लेट होना, फिर क्रशिंग के बाद चीनी जो थी वो कम बनना, ये बहुत सारी वजूहात थी जिसकी बिना पर ये सारी सूरत हाल हुई। लगारी साहब, पहले आटे की बहरानी कैफियत चलें उस पर तो अभी उन्होंने बता दिया कि हमने फ़िलहाल ये जो हमारी हड़ताल थी उसको हमने मौखर कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद आटा महंगे दामों बिक रहा है। चीनी की कीमत भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। हुकूमत कहती है कि 90 और 100 रुपये किलो चीनी है, दस्तियाब है, लेकिन उसका जायका वो नहीं है। ज़्यादा भी चीनी डालो तो वो जायका वो नहीं आता। हम किस तरफ जा रहे हैं आखिर? देखिए, एक तो ये है कि वज़ीर आज़म ने फसल के आते ही कहा था कि इस बार बम्पर क्रॉप और तारीख़ की सबसे बड़ी फसल इनको हासिल हुई थी। तो इन्होंने क्या किया कि वो फसल हमारी बजाय इसके कि ज़ख़ीरा करते अपने लोगों के लिए, इन्होंने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी ताकि ये लोगों को दिखाएं कि जनाब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। अच्छा, उसके लिए मैनेजमेंट की जाती है। एक्सपोर्ट्स के लिए भी ये तरीक़ाकार नहीं है कि एक चीज़ आपके पास है नहीं और आपके पास अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ें हैं नहीं और आप एक्सपोर्ट करने लगे हुए हैं। अच्छा, अब ज़रूरत पड़ी है दोबारा, चूँकि बहरान पैदा हो रहा है तो इम्पोर्ट करना शुरू कर दी। इम्पोर्ट करने के लिए जो आटा लाया गया है, जो गंदम लाई गई, वो इतनी गैर मयारी है कि लोग खा नहीं सकते हैं। और ये शिकायतें इब्तदा में इस्लामाबाद से आई थी, फिर पेशावर से आई थी, फिर दूसरे शहरों से आई थी कि आटा नाकिस है। एक तो ये कि अपना खालिस अच्छा और मयारी आटा जो है आपने बेच दिया, सही, आपने कुछ डॉलर हासिल कर लिए और फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा गया है एक्सपोर्ट बढ़ाने के नाम पर सब्सिडी जो है वो जाती है एक्सपोर्टर्स को और प्रोड्यूसर को कुछ नहीं जाता है। जो गंदम बोता है वो अब तक रो रहा है। ये हमारे मिल ओनर्स एसोसिएशन जो है फ्लोर मिल के, वो नहीं उठा रहे हैं गंदम वहाँ से जहाँ गंदम पैदा होती है, वहाँ से वो कहते हैं नहीं हमें वहाँ ला कर दी जाए जहाँ पर हम रहते हैं और जहाँ पर हम कंज्यूम करते हैं। अब वो जो पहले लाई जाती थी, इसलिए लाई जाती थी कि रेट्स ये नहीं थे आपके पेट्रोल के और डीजल के और गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स जो हैं अब तो आसमान पर। आपको पता है जब ये हुकूमत आई थी तो 1000 रुपये में 14 लीटर तेल मिलता था, पेट्रोल मिलता था जी। अब वो 1400 में भी 7 लीटर पे मुश्किल से मिलता है। बहुत मुश्किल है वो, बहुत 1000 में 7 लीटर भी नहीं मिलता है मेरे ख्याल में, उससे भी कम हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये महंगाई की सूरत हाल ये है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है। वो जो कह रहे थे उनकी बात भी ठीक है, लेकिन जहाँ गंदम मौजूद है वहाँ गंदम वो खुद महंगी कीमत पर ट्रांसपोर्टेशन करके जब वहाँ पहुँचेगा तो फिर वो सरकारी नर्ख पर गंदम कैसे दे सकेगा? ज़ाहिर है वो कीमत उसकी बढ़ जाएगी और हो भी कुछ इसे। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा और कुछ चीनी का भी यही मामला है। तो ज़रा चीनी के मामले बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद असलम साहब, चेयरमैन हैं पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब बताइएगा क्या वजह हुई, ये क्यों बहरानी कैफियत पैदा हुई? क्रशिंग लेट शुरू हुई थी या फिर क्या मामला था? नहीं, वजह तो साफगार है, चीनी शार्ट थी शुरू में ही। प्रोडक्शन जितनी हुई थी हमारी रिक्वायरमेंट से कम थी और जिसकी वजह से हमने गवर्नमेंट को कहा कि जी आप चीनी इंपोर्ट कर लें क्योंकि चीनी शार्ट है। चीनी इंपोर्ट होते होते देर लग गई, उसके फिर प्राइसेस इतनी बढ़ गई, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई, $600 पे पहुंच गई प्राइस ना। तो वो लगा के अब जब माल 6 लाख टन चाहिए था तो अब 3 लाख टन इंपोर्ट किया, वो अभी तक आ रही है। इस वजह से शार्टेज होगी, शार्टेज की वजह से मार्केट में ये बहरान पैदा हुआ। अब खैर मिलें चल गई है, दोबारा सीजन शुरू हो गया है तो अब वो सारी प्राइसेस तो डाउन हो गई, कुछ 45 रुपीज़ प्राइस कम हो गई अब तो 100 रुपये की प्राइस 3-4 डेज में ये
प्राइस में अगर 90 अच्छा, होता क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे कैसे पता चलता है कि जी अभी आपके पास चीनी जो है वो कम बन रही है, तलब ज़्यादा है, तो फिर आपको इंपोर्ट करानी है? कितना अर्सा पहले ये सारा मामला होता है? नहीं, ये पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी पे नया सीजन ये तो अभी शुरू होगा, ये तो क्रशिंग सही है, अब मार्च तक होगी ना। सही है। ये तो पिछले सीजन की थी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो पिछले सीजन जब मार्च अप्रैल में सीजन खत्म हुआ तो उस वक्त हमें चीनी की प्रोडक्शन का पता अंदाजा हो गया कि ये प्रोडक्शन हुई है जो कि मुल्क की रिक्वायरमेंट से कम है। मुल्क की रिक्वायरमेंट अबाउट 6 मिलियन टन है, 6.4 6.3 लिटिल बिट वेरिएशन रहती है, तो वो इतनी थी नहीं चीनी हमारे पास प्रोडक्शन में। तो इसकी वजह से हमने कहा कि प्रोडक्शन कम हुई है, आप माल इम्पोर्ट करें। वो लेट होते होते इम्पोर्ट होती है तो उसकी वजह से शॉर्टेज आ गई। जब उनका ख्याल था कि ये शायद पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ, वो बीच में ये लेट हुई और लेट की वजह से ये सारा बहरान हुआ। अच्छा असलम साहब, जिस तरह से आपने कहा ये सारी सूरत हाल है, अभी तो क्रशिंग हो रही है, टाइम से भी स्टार्ट हो गई है, अब बाद में कोई इस तरह की पुरानी कैफियत पैदा नहीं होगी, इसके लिए क्या तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है? अब जो थी, अगर ये कास्ट इम्पोर्ट करके जो आ रही थी कास्ट, वो 130 135 के करीब आ रही थी। अब हमारी लोकल चीनी जो थी वो 100 रुपये के करीब थी, जो उसमें कह रहे थे बहुत महंगी है। अब गवर्नमेंट ने इसमें अपने तरफ से को 35 रुपए के हिसाब से उसमें सब्सिडी दी है। अगर 120 की पड़ी तो 90 में बेच रहे हैं तो 30 रुपए दे दिए ना। 30 रुपए की सब्सिडी पर किलो दी है गवर्नमेंट ने। तो ये सब्सिडी देनी पड़ी कि इम्पोर्ट करके वो महंगी पड़ रही थी, कोई उस पर टैक्स नहीं था। हमारे में टैक्स भी है, सेल टैक्स भी है जो लोकल बेच रहे हैं, और बाकी टैक्सेस भी हैं, तो उसमें 0 टैक्सेस थे। तो इस वजह से ये मतलब वो चीनी जो कि इंटरनेशनली बहुत महंगी हो गई, इस वजह से ये सूरत हाल हुई है। रिक्वायरमेंट 6 to 6.5 मिलियन है, और जो प्रोडक्शन इस दफे आनी होनी है डिपेंडिंग, जो कि मैं फोरकास्ट कर रहे हैं, गन्ने की फसल अच्छी है, गन्ने का एरिया ज़्यादा बढ़ गया है उससे, और वो क्रॉप की जो हालत है अच्छी है, तो वी फोरसी कि देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ 7 मिलियन टन विच इज सफिशिएंट फॉर द कंट्री रिक्वायरमेंट। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद, शुगर मिल एसोसिएशन। और अल्लाह करे कि आगे जिस तरह वो खुद कह रहे हैं कि अभी हमारी अच्छी है, गन्ने की फसल भी, क्रशिंग भी टाइम पर शुरू हो गई है, तो अगली बार इस तरह का कोई बहरान ना आए जिस तरह पहले उन्होंने कहा आया था एक बार और अब आया, और कीमतें बढ़ी हैं। उसकी वजह के ये है कि इम्पोर्ट की गई तो ज़ाहिर वहाँ से कीमतों का असर हुआ। अच्छा, आप एक मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है, बहरान की कैफियत है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, डॉलर बढ़ रहा है। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन कल एक तकरीब में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी आर्मी मंडी में, तो यहाँ भी बढ़ेंगी, हमें बढ़ानी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि जो कदर है पैसे की, हमारे रुपये की, वो अभी भी जो है वो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा है। हमारी 167 से 170 पर जो है वो कदर होनी चाहिए थी। मैं ज़रा चाहूँगी कि वहाँ सुनवाऊँ, और शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे मुआशियात हैं, ज़रा सुनवाएंगे कि शौकत तरीन साहब ने क्या कहा, फिर इस पर वापस आके शाहिद साहब से बात करेंगे। सुनिएगा ज़रा। जी हाँ, तरक्की 4-5 साल में नहीं, इसके लिए 20 से 30 साल लगेंगे, तो आप लोगों को 20 से 30 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आगे भी रही तो आगे देखते हैं कि वो कितने साल और बताते हैं। तो शाहिद साहब, अभी हम पहले भी कई दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं मुल्क की सूरत हाल पे। हमारे पास सऊदी इमदाद का जिक्र किया शौकत तरीन साहब ने कि सऊदी इमदाद आने वाली है तो थोड़ी सूरत हाल बेहतर होगी। हालांकि IMF से मुज़ाकरात अभी भी डेडलॉक का शिकार हैं, और वो बता रहे हैं कि जी 4-5 साल के आसरे में नहीं रहे, अभी 20-30 साल का बड़ा लंबा अरसा चाहिए। क्या कहेंगे शाहिद साहब उनकी गुफ्तगू पे आप? देखिए, जो बातें आज उन्होंने कही हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में 93 से अब तक कही जाती रही है मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से, कोई नई बात नहीं है। पुराने अखबार उठा के देख लें, यही ड्रामेबाजी ये 2008-9 में शौकत तरीन जब पीपल्स पार्टी के दौर में आए थे, यही बातें उन्होंने की थी, और उल्टा रिजल्ट आया तो फिर उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, सेनेट से भी और वजारत से भी। यह तो रिकॉर्ड पर है। अब देखिए ना, जब अगर आपने ये फैसला कर लिया है, जो आपके 2 माहिरीन अभी बैठे हुए बातें कर रहे थे, मैंने उनके आखिरी चंद जुमले सुने। देखिए, ये है मईशत लीपापोती की हमारी, ये मईशत अशराफिया की, ये मईशत करप्शन की, ये मईशत बदइंतजामी की, ये मईशत नाअहली की। अशराफिया की मईशत नाअहली भी शामिल है, इंटेलेक्चुअल करप्शन भी है, फाइनेंशियल करप्शन भी है, कर्जों पर इन्हिसार करना है, अपना कुछ नहीं करना, दूसरे करके दे दें, इस तरह मुल्क चला नहीं करते, वो भी जोहरी ताकत इस्लाम, ये नहीं चलेगा। मैं आपसे बता, अब जब आप कीमतों की बात करते हैं कि जी आप क्या बात कर रहे हैं, जिस वक्त 140 रुपए का तेल था दुनिया में, $140 फी बैरल, तो पाकिस्तान में कीमतें कम थी,
आज तो 82-83 है, आज उससे बहुत ज्यादा है। तो बात मान लो ना, फिर ये जब $140 थी, आज जो 82 या 83 डॉलर हैं, आज महंगी है, उससे सस्ती थी। वजह क्या है? वजह यह है कि आपने जानबूझकर रुपए की कदर को गिराया। कोई इंपोर्ट करते हैं आप, तो वो इंपोर्ट से उसकी रुपए की मालियत बढ़ गई, सीधी सीधी बात है। अब मैं अगर आपको 2-3 बातें बताऊं इसी में, तो आंखें जो है लोगों की 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इस हुकूमत के 3 साल 3 महीने में जो डॉलर है रुपए के मुकाबले में 52 रुपए गिराए, $1 में 52 रुपीज। जबकि इससे पहले जो हुकूमत थी 10 साल की, उसमें 56 रुपए गिरा था। यानी जो 10 साल में रुपया गिरा था वो इन्होंने 3 साल 3 महीने में गिरा दिया। इसीलिए मैं गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मगर इससे भी आगे चलें, फिर कहेंगे जी वो पुरानी हुकूमतें थी। जब से शौकत तरीन साहब आए हैं, मई से अब तक ये 24 रुपए गिर गए। तो ये 24 रुपए 6 महीने में जो गिर गए, ये तो 48 रुपए सालाना बनते हैं। पिछले 10 साल में तो 5.5 रुपए थे। तो अगर पिछली सब बातें छोड़ दें, मुझसे सिर्फ ये पूछ लें जनाब, मई में तो जब आप अप्रैल में आए थे, तो मई से अब तक ये 24 रुपए फी डॉलर क्यों गिर गए? वो तो पिछली हुकूमत का मामला तो खत्म हो चुका था। तो ये जो गिराया गया, एक मंसूबा बनती के तहत गिराया गया, जिसके दस्तावेजी सबूत हैं, किस लोगों को फायदा पहुंचाया गया, उससे आपकी टैक्सों की आमदनी भी बढ़ गई। आपने ये किया कि सस्ती शरह सूद पर कर्जे दे दिए, लोगों ने इंपोर्ट कर ली बेतहाशा, तो आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। अब आप ये कहते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक ने तो कह दिया ना कि जी ये गलत हो गया और उससे हमारा तिजारती खसारा बढ़ गया। अब आप देखेंगे 20 तारीख को ये शरह सूद बढ़ाएंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ 20 को शरह सूद बढ़ा दी जाएगी। तो ये जो आपने गलत फैसले किए थे, किसको खुश किया था? आप से कितना प्रेशर था, दोस्तों का कितना प्रेशर था, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को कितना था, ये एक अलग सवाल है। मैं तो ये जानता हूँ 24 रुपए कैसे गिर गया 6 महीने में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। ये जवाब तो बिल्कुल शौकत तरीन साहब को देना होगा कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि बार बार इस तरह की चीजें हो रही हैं और फिर भी आप ये कहते हैं कि पिछली हुकूमतों का किया रहा है। लगारी साहब, ये एक ट्रेंड बन गया है। जी शाहिद साहब, जी शाहिद, खाली उनको नहीं देना होगा, ये देना होगा स्टेट बैंक के गवर्नर को भी। जी जी बिल्कुल वही। ऐसा नहीं है कि अकेले हैं, ये कैबिनेट का हिस्सा है। स्टेट बैंक के गवर्नर को भी बुलाएं, जिन्होंने पिछले गलत फायदे किए हैं 2019 तो ये काम तो हुकूमत के पूछने के है ना, कि आप पूछते क्यों नहीं है आखिर गवर्नर स्टेट बैंक से? क्यों नहीं आप अपनी मुआशी टीम से पूछते कि किस तरह मुल्क को लेके जाया जा रहा है? लगारी साहब, आपको क्या लगता है, ये हर दफा एक हुकूमत आके हमें पिछली हुकूमतों के पीछे लगा देती है कि उनकी वजह से मईशत खराब हुई, अब अगली हुकूमत आएगी तो वो भी इसी हुकूमत को रोना रोएगी? देखें, इस वक्त हमारे मुल्क के मायानाज इकोनॉमिस्ट और मालियाती फहम रखने वाली शख्सियत हमारे सामने मौजूद है। हम उनसे बात कर रहे हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से। जैसे उन्होंने बताया कि ये इकनॉमी जो है लूट मार की इकनॉमी है, फरेब की इकनॉमी है, ये डकैती की इकनॉमी है, ये बदतरीन करप्शन की इकनॉमी है, अहबाब नवाजी की इकनॉमी है, ये अपने अपने दोस्तों को जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको नवाजने की है, ये उन इदारों की है जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। बहुत एहतियात की है जनाब शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। उनने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि हमें तेज़ी से धकेला जा रहा है, और धकेलने के बाद फिर ये फरमाइश की एक लिस्ट आएगी कि ये चीज़ें हमारे हवाले करो, फलां असासे हमारे हवाले करो, उन चीज़ों को आप हमारे हवाले करें और मूंगफलियाँ आप ले लें कुछ 2-4, और उसके बाद फिर हमारे कर्जे ले लें आप, और हमें हमेशा के लिए दस्त नगर बना दिया जाएगा। और हम हैं इस वक्त, ये जो वहाँ से मालियाती मैनेजर आते रहे हैं, शुएब से लेकर जो अयूब खान के वज़ीर ख़जाना थे, उससे भी पहले ये जो आलमी सुपर पावर्स से जो आपके पास मालियात, नाम ले लें आप, कितने लोग थे, जो बरकी थे, शौकत अजीज़ थे, और अपना जितने भी आते रहे हैं, ये शौकत तरीन साहब हैं, हफीज़ शेख साहब हैं, ये बाकर साहब हैं, ये जो हमें अता होते रहे हैं आलमी इदारों से, इसलिए कि हमारी मईशतों को संवारना इनका एजेंडा ही नहीं था, हमारी मईशतों को बर्बाद करना इनका एजेंडा था। और इनका एजेंडा ये था कि पाकिस्तान, ये अभी कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है कि आपका जो रुपया जो है
वो रोज बरोज इन हताहत का शिकार है। टका भी अब 2 रुपए में मिलता है। सर ऐसा ही है, अपने रुपए की कदर गिराई गई और जानबूझ के गिराई गई। ब्रेक लेंगे, शाहिद साहब हमारे साथ एक मौजूद रहेगा। एक सवाल आपसे और कि आखिर IMF के मामला आखिर किस तरफ लेके जा रही है हुकूमत इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक जानिब तो हुकूमत इस बात की तरदीद करती है कि IMF से मुज़ाकरात हरगिज़ भी नाकाम नहीं हुए हैं। दूसरी जानिब जिस तकरीब का मैं जिक्र कर रही थी ब्रेक से पहले, शौकत तरीन ने कल इस तकरीब में ये भी कहा कि जो IMF का प्रोग्राम है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि IMF प्रोग्राम के बाद जो सट्टेबाजों के खिलाफ घेरा तंग भी किया जाएगा। तो शाहिद साहब फिर मामलात किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? बाकी हुकूमत मुतालबात जो भी थे नहीं मान पाई, इसीलिए मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं आपके ख्याल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लगारी साहब ने जो बात की है उसको अगर मैं एक जुमले में ये कहूँ, उसी से आपका जवाब मिल जाएगा कि इस वक्त जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि हमने IMF की बेशतर शराइत मान ली हैं और मेरे हिसाब से चंद रोज में हमारा प्रोग्राम बहाल हो जाएगा और हमें किस्त मिल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, सऊदी अरब से जो पैसा 2-3 रोज में मिलना था अब वो 2 हफ्ते हो गए, मगर वो अगले चंद दिन में मिल जाएगा। इस तरह से हम ये देखेंगे कि रुपए की कदर में एक आर्जी बेहतरी आएगी। आर्जी बेहतरी इसलिए कि $3.5 अरब महीने का हमारा तजारती खसारा है। आर्जी बेहतरी यकीनन रहेगी, मगर ये बरकरार नहीं रहेगी। असल जो सवाल था वो ये था जो लगारी साहब फरमा रहे थे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नई शक्ल में वापसी, यानी अब वाइसराय नहीं आ रहे हैं, अब फाइनेंशियल वाइसरायज आ रहे हैं। तो जो मोहतरम ने नाम लिए थे लगारी साहब ने, वही फाइनेंशियल वाइसराय है ये, और ये वही दौर वापस लाने की तैयारी है। मगर कौम को मैं याद दिला दूं, उनको खड़े होना पड़ेगा। कायदे आजम ने 1 जनवरी 1948 को स्टेट बैंक का इस बिल्डिंग का इफ्तिताह किया था। उनके अल्फाज हैं सुनहरी। उन्होंने फरमाया था कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी की जमानत होगा, उसका सिंबल होगा मालियाती खुद मुख्तारी का। इस वक्त जो हदफ है, मईशत को कमजोर किया जाए, तबाह किया जाए, पस्ते नगर रखा जाए और स्टेट बैंक की मालियाती खुद मुख्तारी को अपने जेर असर लाया जाए। जो कायदे ने कहा था, जो उनका ख्वाब था, जो उन्होंने खास तौर से कहा था, उसको वो है इस वक्त हमारा हदफ। मईशत है हमारी हदफ। और तीसरा हदफ यह है कि अवाम और हुकूमत में, अवाम और फौज में एतमाद का एक ऐसा बुरान पैदा किया जाए, गुर्बत से, बेरोजगारी से, कर्जों के बोझ से, बेरोजगारी से, और जो चीजें जो मईशत तबाही की तरफ जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही, बैरूनी सरमायाकारी गिर रही है, किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपकी माहिराना बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये एक जानबूझ के कैफियत पैदा की जा रही है। अच्छा, अब जो सियासी बहरान एक पैदा हुआ था वो अब थम गया है और अभी ये खबर देखे गए जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब कि अब ज्वाइंट सेशन जो मौखर किया गया था वो बुध को अब बुला लिया गया है। इत्तेहादियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। वाकई इत्तेहादियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए और जितने इत्तेहादी था वो मान गए हैं और वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इसी पर बात करने के लिए शहबाज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शहबाज, तमाम इत्तेहादियों को मना लिया गया है, काफ लीग, MKM पाकिस्तान और दीगर GDA वगैरह सब मान गए हैं, सब वोटिंग में हिस्सा लेंगे बुध को ज्वाइंट सेशन में? जी बिल्कुल सुमैया, अब हुकूमत ने ये फैसला किया है क्योंकि जो इत्तेहादी थे उनके साथ आज एक बड़ी बैठक हुई है। काफ लीग भी थी, उसके साथ MKM भी थी, GDA भी थी, BAP भी थी, और जो सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे वो MKM और काफ लीग के EVM पर थे। तो ये फैसला किया गया है कुल 32 बिल थे, उन 32 में से हुकूमत ने 8 जो इम्पोर्टेंट बिल हैं उनको जो है फैसला किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते ज्वाइंट सेशन जो मौखर किया गया था वो बुध दिन 12 बजे तलब कर लिया है। आज EVM से मुतालिक जो सवालात इत्तेहादियों ने किए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद इसके जवाब दिए और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ EVM पर ही जो है वह इलेक्शन हो, लेकिन हमने अपनी मुस्तकबिल का फैसला करना है। 1970 से अब तक पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उन पर सवाल निशान उठते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा इलेक्शन हो जिसमें कोई सवाल निशान न उठे, शफाफ इलेक्शन हो। जिस पर इत्तेहादियों ने कहा कि हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो है दूर किए जाएंगे। अब 32 में देख के योगी अहमद ज्वाइंट सेशन से मंजूर करवाएगी। अब सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज में आती है वो नंबर गेम की है, क्योंकि अगर ज्वाइंट सेशन की अगर हम बात करें तो कुल पैवान जो है। चले, अभी आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हम तक पहुंची। शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। और अब देखना ही होगा कि बुध वाले दिन जब ज्वाइंट सेशन होना है और हुकूमत ने ये बिल्स मंजूर कराने से 32 में से अब 8 बिल्स की मंजूरी के लिए हुकूमत यहाँ आएगी
तो क्या सूरत हाल होती है और हुकूमत किस तरीके से असम्बली के फ्लोर पर हुकूमत को टफ टाइम देती है, और EVM वाला मामला होता है कि नहीं होता। लगाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म होता है, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।